अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जान अकेडमी। आज हम इस वीडियो में एसएटी मैथ का एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके वाला टॉपिक समझेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा जो एसएटी मैथ के एग्जाम में इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। If the initial population of rats was 20 and grew to 25 after the second year, which of the following functions best models the population of rats? P. अब rats को वो P से रिप्रेजेंट कर रहा है। With respect to the number of years T, years को वो T से रिप्रेजेंट कर रहा है। If the population growth of rats is considered to be exponential, अब इस स्टेटमेंट में उसने लास्ट में वर्ड यूज किया है एक्सपोनेंशियल का। इट मींस हमने जो भी ऑप्शन चूज करना है वो एक्सपोनेंशियल की जर्नल फॉर्म में होना चाहिए। अब एक्सपोनेंशियल की जर्नल फॉर्म क्या है? y इक्वल a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर x। ये एक्सपोनेंशियल की जर्नल फॉर्म है। अगर तो वो आपको स्टेटमेंट में एक्सपोनेंशियल का वर्ड दे के ये बता दे कि ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के टॉपिक से आया है तो इट्स ओके। अगर वो आपको एक्सपोनेंशियल का वर्ड ना दे तो फिर आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के टॉपिक से आया है? आपने इसकी जर्नल फॉर्म को अपने माइंड में रखना है और ऑप्शंस को देखना है। अगर आपको इस तरह के ऑप्शंस दिए जाएं जहां पे इस तरह पावर हो, जैसे ऊपर टी लिखा हुआ है, तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल के टॉपिक से आया है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताता हूँ और इस रूल को आपने याद रखना है। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें और आपको ऐसे लगे कि वैल्यू इंक्रीज हो रही है या वो आपको इंक्रीज का वर्ड क्वेश्चन में डायरेक्ट दे दे, तो आपने क्या करना है? आपने उस वैल्यू में 100 को ऐड करना है और फिर जो भी वैल्यू हो फिर उस वैल्यू पे डिवाइड भी करना है 100 को, देन डिवाइड बाय 100। ये रूल मैं भी आपको अप्लाई करके भी दिखाता हूँ, पहले इसको समझ लें। अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ें, आपको ऐसे लगे कि वैल्यू डिक्रीज हो रही है या वो डायरेक्ट लिख दे कि जी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो फिर आपने क्या करना है? फिर आपने सब्ट्रैक्ट 100 करना है। मीन जो भी वैल्यू हो 100 में से उस वैल्यू को माइनस कर देना है, देन डिवाइड बाय 100। 100 के साथ डिवाइड आपने दोनों सूरतों में ही करना है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और मैं आपको ये रूल अप्लाई करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन में उसने कहा था जी 20 रैट्स हैं एंड ग्रू। अब यहाँ पे उसने इंक्रीज का वर्ड यूज नहीं किया, ग्रू कह दिया। 225, पहले 20 थे अब 25 हो गए, तो जाहिर सी बात है इंक्रीज हुए। हमने यहाँ पे अब ये वाला रूल अप्लाई करना है। ठीक है, ये ए है ना, इसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू, और ये जो बी है ये इंक्रीज और डिक्रीज की वैल्यू को शो करता है, या आप कह लें ग्रोथ और डिके की वैल्यू को शो करता है। और ये जो ऊपर एक्स है इसकी जगह पे हमेशा ईयर्स आते हैं या आवर्स आते हैं या मिनट्स आते हैं। ज्यादातर आप देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में ईयर्स ही वर्ड आता है, तो जितने भी ईयर्स दिए गए हों आपने उनको एक्स की जगह पे लिख देना है। और आपने इस जर्नल फॉर्म को याद रखना है कि इस जर्नल फॉर्म में मल्टीप्लाई का साइन है, ए मल्टीप्लाई बी है, पॉजिटिव का साइन नहीं है। इट मींस ऑप्शन ए और डी तो रॉन्ग है डायरेक्ट, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है मिड में। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इनिशियल वैल्यू कौन सी है? इसके टू हिंट्स हैं। सबसे पहला हिंट ये है
कि स्टेटमेंट जब आप पढ़े तो जो भी पहले वैल्यू आए, जैसे कि यहाँ पे हम स्टेटमेंट पढ़ रहे थे तो सबसे पहले वैल्यू आई थी 20, इट मीन्स कि ये इनिशियल वैल्यू है, हम इसको ए की जगह पे लिखेंगे। और सेकंड हिंट ये है कि जब वो आपको कहे कि जी ये वैल्यू है, कंफर्म ये वैल्यू है, जैसे वो इधर कह रहा है रैट्स वाज 20, इट मीन्स कि रैट्स 20 हैं पहले उसके पास और फिर ग्रू हुए हैं टू 25। ठीक है, तो ये है तरीका इनिशियल वैल्यू को फाइंड करने का। अब हमने बी की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, जहां पर भी आप वर्ड देखें इंक्रीज का या डिक्रीज का तो वो बी की वैल्यू होती है। और आपने बी की वैल्यू कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखनी होती, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 25, आपने डायरेक्ट 25 नहीं लिख देना बी की जगह पे, आपने इसको सोल्व करना है, ये रूल अप्लाई करना है जो मैंने आपको बताया है। अब वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है ना, 20 थे 25 हो गए हैं, हमने पहले 100 में ऐड करना है 25 को, वैल्यू आ जाएगी 125, फिर डिवाइड करना है 100 पे तो वैल्यू आ गई 1.25। अब इस वैल्यू को बी की जगह पे लिखना है 1.25। अब एक्स की जगह पे हमने ईयर्स लिखने होते हैं, तो ईयर्स उसने हमें बताया ही नहीं है कि कितने ईयर्स हैं, 4 हैं 5 हैं, सिर्फ टी का है तो हम एक्स की जगह पे टी लिख देंगे। ये बन गई हमारी राइट इक्वेशन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगर आप ये रूल अप्लाई ना करते तो कभी भी आपकी बी की वैल्यू करेक्ट नहीं आनी थी। बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी 20 रैट्स से अब 25 हो गए हैं, 5 पॉइंट्स इंक्रीज हुए हैं, तो वो कहेंगे ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी की जगह पे 5 ही है, जबकि ऑप्शन सी रॉन्ग है। आपने 100 को ऐड और सब्ट्रैक्ट मस्ट करना है और डिवाइड बाय 100 भी मस्ट करना है। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया इंक्रीज वाला, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ डिक्रीज वाला, ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। मैं काफी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना, आज आपको ये टॉपिक कंप्लीट समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज इन अ फॉरेस्ट हैज बीन डिक्रीजिंग। ये देखें, उसने फर्स्ट स्टेटमेंट में ही कह दिया जी डिक्रीजिंग हो रहे हैं, कितने, 6% एवरी 4 years। The population at the beginning of 2015 was estimated to be 14,000. If P represents the population of trees T years after 2015, अब ये देखें, उसने कहा है जी 14,000 पॉपुलेशन है एट द बिगिनिंग ऑफ 2015 और उसने P को रिप्रेजेंट किया है पॉपुलेशन ऑफ ट्री से और T को ईयर से। Which of the following equations gives the population of trees over time? अब मुझे इस क्वेश्चन में कहीं पे भी एक्सपोनेंशियल का वर्ड आप दिखा दें, कहीं पे भी नहीं है एक्सपोनेंशियल का वर्ड, तो आप कैसे फाइंड करेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन। आपने जर्नल फॉर्म को याद रखना है, y इक्वल a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर x। मैंने आपको क्या कहा था, आपने ऑप्शंस देखने हैं, ये देखें सारे ऑप्शनों में पावर है, t डिवाइडेड बाय 4 4t। ये देखें, इस जर्नल फॉर्म को आपने माइंड में रखना है। जब आप इस जर्नल फॉर्म को माइंड में रखेंगे तो आप ऑप्शन बहुत जल्दी करेक्ट चूज करेंगे। अब आपको फॉर्म समझ लग जाएगी ऑप्शन बी रॉन्ग है, पॉजिटिव का साइन है, जबकि जनरल फॉर्म में पॉजिटिव का साइन है ही नहीं। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया था, अगर तो वो एक्सपोनेंशियल का वर्ड दे दे तो उसकी मेहरबानी है, अगर वो ना दे तो फिर आपने ऑप्शंस को देखना है। अब हमने इक्वेशन बनानी है सिंपल, ए हम इनिशियल वैल्यू को कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने इनिशियल वैल्यू 6 नहीं लेनी, मैंने आपको कहा था या तो आपने देखना स्टेटमेंट में जो पहले वैल्यू आ रही है वो ए की वैल्यू है, या ये देखना है वो आपको घुमाएगा। अब इधर उसने आपको घुमाया है, उसने जो इनिशियल वैल्यू थी वो आपको ये मिड में दे रहा है, ये देखें 14,000। मैंने आपको क्या कहा था, जब वो कहे ना कि जी ये वैल्यू है, वो देखे कह रहा वाज एस्टिमेटेड टू बी 14,000 एट द बिगनिंग, बिगनिंग में 14,000 है, इट मींस 14,000 इनिशियल वैल्यू है।
y इक्वल 14,000। कॉमन सेंस की बात है, आप ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। हमने अपने पास से इक्वेशन नहीं बनानी, ऑप्शंस को देखते हुए ही आपने इक्वेशन बनानी है। अब b की वैल्यू हमने डायरेक्ट नहीं लिखनी होती, हमने यहाँ पे डायरेक्ट 6 नहीं लिखना, हमने सॉल्व करना है। अब डिक्रीजिंग के मामले में ना बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो रूल फिर भूल जाते हैं। वो क्या करते हैं, 6 को डिवाइड करते हैं, 6% लिखा हुआ है, वो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो उनके पास वैल्यू आ जाएगी 0.06। वो कहेंगे जी ऑप्शन ए इज करेक्ट, जबकि ऑप्शन ए रॉन्ग है। ये रूल आपने बस अपने पल्ले बांध लेना है। डिक्रीज हो रहा है, अब हमने 100 में से पहले 6 को माइनस करना है, इस वजह से मैंने आपको लिखवाया था ये रूल। सब्ट्रैक्ट 100, 100 माइनस 6, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइडेड बाय 100, 0.94। ये आ गई हमारी बी की वैल्यू। बी की वैल्यू आपने हमेशा सोल्व करनी है, कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखनी। 0.94। अब x की जगह पे हमने t नहीं लिखना क्योंकि उसने बताया है एवरी 4 ईयर्स। आप देखें, आपको एग्जामिनर हर क्वेश्चन में चेक करता है। अब बच्चे क्या करते हैं, 4t को चूज करते हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जबकि ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। उसने कहा है एवरी 4 ईयर्स, हर 4 सालों बाद। t डिवाइडेड बाय 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रूल्स आपने नहीं भूलने। आगे मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इंक्रीज और डिक्रीज कैसे वो पूछता है और हमने कैसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये वाला क्वेश्चन ना आपको ये बताएगा कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल। ये क्वेश्चन आपको समझ लें एक्सपोनेंशियल की जड़ का बताएगा कि एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, जेमी owes टीना some money and decides to pay her back in the following way. टीना receives $3 to the first day. अब आपने इस स्टेटमेंट पे बड़ा फोकस करना है। मैं अगेन पढ़ता हूँ, टीना receives $3 the first day, $6 the second day, $18 the third day, and $54 the fourth day. Which of the following best describes the relationship between time and the total amount of money cumulative Tina has received from Jamie over the course of these 4 days? अब ये सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जिस बच्चे को समझ आनी है ना उसको इन 3 स्टेटमेंट में ही समझ आ गई है कि क्या हो रहा है। मैं आपको समझाता हूँ। अब ऑप्शंस में देखें तो आपको 2 ऑप्शंस में लीनियर का वर्ड दिखाई दे रहा है और 2 ऑप्शंस में एक्सपोनेंशियल का। अब जो इंटेलिजेंट बच्चा है ना उसने सबसे पहले ऑप्शन बी और डी को रॉन्ग किया है। उसकी वजह ये है कि टीना ने रिसीव किए हैं पहले दिन $3, सेकेंड डे उसने रिसीव किए हैं $6। तो इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी डिके या डिक्रीजिंग नहीं हो रहा। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन बी और डी रॉन्ग है, इंक्रीज ही हो रहे हैं डॉलर्स। अब मैं आपको लीनियर और एक्सपोनेंशियल का डिफरेंस समझाता हूँ और ये डिफरेंस आपको बताएगा कि एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं, एक्सपोनेंशियल किस चीज का नाम है। जो लीनियर होता है वो ऐड होता जाता है। आप कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे ये 2 में जब मैं 2 ऐड करूंगा तो 4 में 2 ऐड करूंगा तो 6, फिर 8, 10, 12, 14, 16। अब मैंने 8 टाइम्स 2 को ऐड किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये लीनियर है, कांस्टेंट वैल्यू ऐड होती जा रही है। अब एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं, 2 रेज टू पावर 1 इक्वल होता है 2 के, 2 रेज टू पावर 2 इक्वल होता है 4 के, 2 रेज टू पावर 3 इक्वल होता है 8 के,
2 रेज टू पावर 4 इक्वल होता है 16 के। 2 रेज टू पावर 5 इक्वल होता है 32 के। 2 रेज टू पावर 6 इक्वल होता है 64 के। 2 रेज टू पावर 7 इक्वल होता है 128 के। 2 रेज टू पावर 8 इक्वल होता है 256 के। आप डिफरेंस चेक करें, इसको भी मैंने 8 टाइम्स किया है और इसको भी मैंने 8 टाइम्स किया है। डिफरेंस चेक करें, ऊपर है 16 और नीचे है 256, बिग डिफरेंस। इस वजह से वो कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है, लीनियर की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं होती है। मैंने दोनों को 8 टाइम्स किया है, फर्क आपके सामने है। एक्सपोनेंशियल में शुरू में आराम से ग्रोथ होती है 2, 4, 8, लेकिन उसके बाद ये डबल डबल ग्रोथ पकड़ता है, जबकि लीनियर में डबल ग्रोथ नहीं होती। मीन यहाँ पे 10 है, उसके बाद 20 अगर आता तो फिर हमने कहना था जी एक्सपोनेंशियल है। 10 के बाद 12 आया, 12 के बाद 14 आया। इधर आप देखें 32 था, फिर 64 हो गया, 64 के बाद 128 हो गया। अभी मैं इसको एक दफा और करूंगा तो ये 512 वैल्यू आ जाएगी, जबकि मैं इसको तकरीबन 4 टाइम्स भी और कर दूं ना तो ये 512 की वैल्यू के साथ मुकाबला नहीं कर सकती वैल्यू। इस वजह से कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल की ग्रोथ बहुत ज्यादा है, लीनियर उसके आसपास भी नहीं आ सकता। अब मैंने आपको ये इतना लंबी कहानी क्यों समझाई है, अब आप इसको दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ें। ये देखें, कह रहा जी टीना रिसीव्स $3 द फर्स्ट डे, $6 द सेकंड डे। अब यहाँ पर उसने डबल समझ लें डॉलर्स रिसीव किए। थर्ड डे उसने 18 किए, 12 नहीं किए। फोर्थ डे उसने $54 किए। अगर तो वो 18 से 20 पे जाता, 24 पे जाता या 36 पे भी चला जाता तो हमने कहना था कि यार एक्सपोनेंशियल नहीं है। उसने $54 रिसीव किए। तो जब हम इन 3 स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो हमें फौरन समझ आ जाती है कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, इंक्रीजिंग लीनियर नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि उसकी ग्रोथ चेक करें। फोर्थ डे अभी हुए हैं तो उसने $54 ले लिए। इस वजह से मैंने आपको ये सारा समझाया था कि एक्सपोनेंशियल और लीनियर में ये फर्क होता है। ऑप्शन ए रॉन्ग है, सिर्फ इस ऑप्शन को डायरेक्ट रॉन्ग मैं कह सकता था, लेकिन मैंने कहा कि मैं इनको समझाऊं कि आखिरकार फर्क क्या है। अब आपको समझ आ गई होगी कि व्हाट इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके का मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा देता हूँ। ये देखें, जब भी आप देखें एग्जाम में कि इस तरह ग्राफ है, लाइन ऊपर को इस तरह जा रही है, इट मींस कि ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है। लाइन चेक करें आप, यहाँ से पहले शुरू में उसने इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं पकड़ी, उसके बाद ये देखें मल्टीप्लाई आप करते ही जाएंगे, इतनी बड़ी वैल्यू हो जाएगी। और डिके का जो ग्राफ होता है वो इस तरह का होता है। ये देखें, इट मींस कि वैल्यू गिर रही है। ये देखें, ये लाइन ही शो कर रही है कि डिके। ये ग्राफ भी आपको बनाकर दिखाने जरूरी थे ताकि आपको पता तो हो कि ग्रोथ और डिके का ग्राफ होता क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड करना है कि वैल्यू की ग्रोथ हो रही है या वैल्यू डिके हो रही है। तो मैं आपको इसका आसान तरीका बताता हूँ कि आपने कैसे फाइंड करना है। अगर तो आप वैल्यू को देखें तो पॉइंट से पहले 1 हो या 2 हो, इट मींस कि वैल्यू की ग्रोथ हो रही है। और अगर आप देखें कि वैल्यू फ्रैक्शन में है, जब पॉइंट से पहले 0 है, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो, अगर तो पॉइंट से पहले 0 है, इट मींस कि वैल्यू डिके हो रही है। सिंपल। क्वेश्चन पढ़ते हैं।
डिटरमिन वेदर ईच फंक्शन रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियल डिके और ग्रोथ। हमने ये फाइंड करना है कि ये दोनों वैल्यू ग्रोथ हो रही है इनकी या डिके हो रही है। अब ए में देखें वैल्यू फ्रैक्शन में है तो आपने फौरन समझ जाना है कि ये डिके की वैल्यू है, और बी में देखें पॉइंट से पहले 1 है, इट मींस वैल्यू की ग्रोथ हो रही है। आपने इस वैल्यू को नहीं देखना 0.4 को, ये तो इनिशियल वैल्यू है, हमने जनरल फॉर्म पढ़ी है ना y इक्वल a मल्टीप्लाई b। ये जो b वाली वैल्यू है ये आपको बताती है कि वैल्यू की ग्रोथ हो रही है या डिके हो रही है, और आपने इसी को देखना है। अगर तो ये फ्रैक्शन में है तो फिर डिके, अगर तो ये फ्रैक्शन में नहीं है तो ग्रोथ। ग्रोथ वाली वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, पॉइंट में आ सकती है, और पॉइंट से पहले 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 0 नहीं कभी होगा। और डिके में हमेशा 0 ही पहले होगा, कभी भी 1 2 नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए डिके और बी ग्रोथ। अब ऑप्शन ए में देखें वो क्या कह रहा है, कह रहा है दोनों ग्रोथ है। ये देखें ये तो फ्रैक्शन में है, रॉन्ग। ऑप्शन बी देखें वो कह रहा है दोनों ही डिके हैं, नो, ये ग्रोथ हो रही है इसकी क्योंकि 1.1 है, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि कौन सी वैल्यू एक्सपोनेंशियल डिके की है। ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि वैल्यू फ्रैक्शन में है। ठीक है, और कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो फ्रैक्शन में हो, या अगर तो यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 वाली वैल्यू अवेलेबल होती तो हमने उसको टिक करना था। फ्रैक्शन वाली वैल्यू या पॉइंट से पहले 0 वाली वैल्यू एक्सपोनेंशियल डिके को शो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सॉल्व करने वाला है। कह रहा है सोल्व फॉर x, हमने x फाइंड करना है। 4 के ऊपर पावर है 5x और 8 के ऊपर पावर है 4x माइनस 1। 2 की पावर 2 इक्वल होता है 4 के, और 2 की पावर 3 इक्वल होता है 8 के। हमने यहाँ पे बेसिकली दोनों साइडों पे बेस सेम कर लिए। अब उनके ऊपर जो पावर्स है हमने वो तो उनके साथ लिखनी ही लिखनी है। 5x और इस साइड पे है 4x माइनस 1। अब दोनों साइड पे बेस सेम है तो ये कट जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 5x 10x, 3 मल्टीप्लाई 4x 12x, 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 3 12x। अब इधर पॉजिटिव 10x है इक्वल के उस साइड पे आएगा तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा माइनस 10x, माइनस 3 है इक्वल के उस साइड पे आएगा तो पॉजिटिव 3। 12x माइनस 10x 2x 3, 2 यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई इक्वल के उस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 2 1.5 इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने दोनों साइड पे बेस सेम करनी है और पावर में से x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाले क्वेश्चन बेसिक है। अब इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है, हमें एक्सपोनेंशियल की जनरल फॉर्म पता है y इक्वल a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर x। अब ये जो a है ये इनिशियल वैल्यू है और b की वैल्यू हमें बताएगी रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डिके, और b की ही वैल्यू हमें बताएगी कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या एक्सपोनेंशियल डिके है। अब इस a में वो पूछ रहा है डज दिस फंक्शन रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके। तो हमने इस b की वैल्यू से ही फाइंड करना है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है या डिके है। 1 माइनस 0.9, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1।
अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप पॉइंट से पहले 0 देख लें इट मींस एक्सपोनेंशियल डिके। ठीक है, व्हाट इज योर इनिशियल वैल्यू? इनिशियल वैल्यू ए होती है 2250। सी में वो पूछ रहा है व्हाट इज रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डिके। अगर आपने एक्सपोनेंशियल डिके पीछे फाइंड किया है तो आप जाहिर सी बात है रेट ऑफ डिके फाइंड करेंगे। आपको पता है रेट क्या होता है? जैसे हमने पीछे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जिसमें वो कह रहा था डिक्रीजिंग बाय 6%, इंक्रीज बाय 10%, वो रेट है। अब 0.1 ये रेट नहीं है, हमारे पास ये फॉर्म है, हमने इसमें से रेट को फाइंड करना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं कहूँ कि जी 6% डिक्रीज हो रहा है, तो आप मेरे उस रूल को याद रखेंगे, सब्ट्रैक्ट 100 देन डिवाइडेड बाय 100। आप 100 में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 94, फिर आप डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.94। आप ये समझ लें कि आपको उसने ये फॉर्म दी हुई है ऊपर क्वेश्चन में और वो कह रहा है कि मुझे रेट बताओ। अगर मैं आपसे इसका रेट पूछूं तो आप यही कहेंगे ना 6% डिक्रीज हो रहा है। अब इसमें से आपने रेट फाइंड करना है 0.1 में से। तो हमने जो इस पे स्टेप्स अप्लाई किए हमने उसका रिवर्स कर देना है। यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 100 किया है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10। अब 100 में से इस 10 को सब्ट्रैक्ट भी करना है, मेरे पास वैल्यू आ गई 90। इट मीन 90% रेट ऑफ डिके है। इस वैल्यू को आपने कभी भी रेट ऑफ डिके नहीं समझना, ये फॉर्म है, आपने इस वैल्यू में से रेट ऑफ डिके फाइंड करना है और इस तरह करना है। अगर आप डायरेक्ट भी सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। ये देखें 0.1 है, आप सिंपल समझ जाएं कि इसमें से 10% आउट हो गया है, तो 100 में से जब मैं 10% निकालूंगा तो 90%। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप इस तरह स्टेप्स में भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, इस क्वेश्चन की तरह हमें इक्वेशन दी गई है। ए में वो पूछ रहा है डज दिस फंक्शन रिप्रेजेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल डिके। ये देखें 1 + 0.04 इट मींस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, क्योंकि मैंने आपको कहा था पॉइंट से पहले अगर आप 1 को देख लें, जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1.04। पॉइंट से पहले 1 है, इट मींस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। इनिशियल वैल्यू है 10। अब वो कह रहा है व्हाट इज रेट ऑफ ग्रोथ और रेट ऑफ डिके। रेट ऑफ ग्रोथ है हमारे पास 4%। ठीक है, मैं आपको ये भी समझा देता हूं ताकि आपका कोई भी डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। ये देखें 1.04 है, हमने इसमें से फाइंड करना है रेट ऑफ ग्रोथ। सिंपल, मैंने आपको बताया जी 4% है, करेक्ट बताया है। अब मैंने ये 4% कैसे निकाला है? अगर मैं कहूँ जी 4% इंक्रीज हुआ है, मुझे इस फॉर्म में जाकर दिखाओ, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे उस रूल को याद करेंगे, फर्स्ट ऐड 100 को ऐड किया 104 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी 1.04। बिल्कुल सेम वैल्यू आ गई है। अगर मैं आपको कहूँ मुझे बताओ कि 1.04 आपने जो वैल्यू फाइंड की है आपने क्या रेट लिया है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे मैंने 4% लिया है, ऐसे ही कहेंगे ना। तो अगर मैं 1.04 से आगे जो भी पॉइंट है उसको रेट कहूँ डायरेक्ट तो उसमें कोई मसला तो नहीं है। आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप सोल्व करके भी फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए अगर मैं कहूँ 1.19 है तो मुझे बताओ रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो आपने सिंपल ये कहना है 1 के पॉइंट के आगे कितने पॉइंट्स हैं 19, इट मीन 19% रेट है ग्रोथ का। अगर मैं कहूँ 1.76 है, मुझे बताओ रेट ऑफ ग्रोथ क्या है, तो आप कहेंगे 76% रेट ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, रेट ऑफ डिके भी आपने इस तरह फाइंड करना है, लेकिन वो आपने उलट करना है। अगर आपने स्टेप्स में सोल्व करना है तो आपने समझ लें रिवर्स करना है।
ऊपर आप ये फॉर्म में जाने के लिए डिवाइड करते थे 100 के साथ, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अगर वो आपको ये वाली फॉर्म दे 0.1, अगर वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में बता देता है तो फिर आपने इसी तरह सॉल्व करना है, सब्ट्रैक्ट 100 देन डिवाइडेड बाय 100। और मैंने आपको डायरेक्ट भी बता दिया 0.1 है, इट मीन 10%, 100 में से 10% माइनस कर दो 90%। अगर यहाँ पर होता 0.6, अब हमें ये पता चल रहा है ये 60% है, तो 100 में से जब मैं 60 माइनस करूंगा इट मीन 40% डिके हो रहा है। आपने ये नहीं करना 0.6 को देखकर जी 60% डिके हो रहा है, उसने बताया है कि 60% है, आपने 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट भी करना है, रूल याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन 2010 एन आइटम कॉस्ट $9, द प्राइस इंक्रीज बाय 1.5% ईच ईयर। ए में हमने ये फाइंड करना है, राइट एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फंक्शन टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन। अब वो बता रहा है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, वो कह रहा है मुझे इक्वेशन बना के दो बेसिकली। तो हमने उसकी जर्नल फॉर्म को याद रखना है, y इक्वल a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर x। अब मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो इनिशियल वैल्यू होती है $9। सिर्फ आप यहाँ पे 9.00 ना लिखें, 9 लिख लें। अब b वैल्यू हमने डायरेक्ट नहीं लिखनी होती है, आपको याद है ना, हमने उसको सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पे इंक्रीज का वर्ड है, इट मीन 100 में पहले हम ऐड करेंगे 1.5 को, तो जब मैं ऐड करूंगा 100 में 1.5 को तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 101.5 डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू आ गई मेरे पास 1.015। ये अब हम b की जगह पे लिखेंगे। अब b के ऊपर रेज टू पावर x है। मैंने आपको बताया था या तो वो आपको यहाँ पे ईयर्स देगा या आवर्स दे सकता है, मिनट्स दे सकता है। अब यहाँ पर उसने ईयर दिया और आगे उसने लिखा है ईच ईयर, मीन एक साल का 1.5% इंक्रीज हो रहा है। अब बी में वो देखें क्या कह रहा है, कह रहा है हाउ मच विल इट कॉस्ट इन 2030। कह रहा है इसकी कॉस्ट 2030 में क्या होगी अगर हर साल 1.5% इंक्रीज करता जाए। तो आपने ये x की जगह पे वो ईयर्स लिखने हैं, जितने वो ईयर्स का पूछ रहा है। अब आइटम की कॉस्ट $9 थी 2010 में, और उसने पूछ लिया 2030 तक क्या होगा, तो आपने सिंपल 2030 में से 2010 जब माइनस करेंगे तो आपको पास ईयर्स आ जाएंगे, 20 ईयर्स का वो पूछ रहा है, तो आपने x की जगह पे लिखना है 20। वो आपको ज्यादातर तो यहाँ पे ईयर्स का भी पूछेगा, अगर वो मिनट्स का भी पूछ ले तब भी आपने यहाँ पे लिखना है, अगर वो आवर्स का कहे तब भी आपने यहाँ लिखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1.015 आपके वहां पर कैलकुलेटर पे ये साइन यूज करना है पावर के लिए। इस साइन को प्रेस करने के बाद आपने 20 लिखना है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1.34। ठीक है, अब आप डायरेक्ट 9 को मल्टीप्लाई कर दें 1.34 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12.06। ये आ गया हमारा राइट आंसर। उसने हमसे पूछा था हाउ मच विल इट कॉस्ट इन 2030, तो हम यहाँ पे कहेंगे 12.06। और उसने यहाँ पे ए में पता है क्या कहा हुआ है कि मुझे इक्वेशन बना के दो, तो हम यहाँ तक उसको ये इक्वेशन बना के दे देंगे। वैसे तो आपको एमसीक्यूज आने हैं, लेकिन आपको इक्वेशन बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द yearly profits of a company is $25,000. The profits have been decreasing by 6% every year या per year.
उसने खुद ही बता दिया कि डिक्रीज हो रहा है। ए में हमने उसको इक्वेशन बना के देनी है, बी में उसने कहा थी व्हाट विल बी द प्रॉफिट इन 8 ईयर्स। अब उसने खुद ही बता दिया कि भाईजान 8 ईयर्स है। ऊपर उसने नहीं बताया था कि हमने 20 ईयर्स का फाइंड करना है। हमने खुद पता किया कि 2010 में अगर आइटम की कॉस्ट $9 थी तो 2030 में क्या होगी, इधर उसने डायरेक्ट बता दिया। इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। हमें जनरल फॉर्म का पता है y इक्वल a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर x। आपको मैंने बताया था कि स्टेटमेंट में जो पहली वैल्यू आए वो इनिशियल वैल्यू होती है। 25,000 ए की जगह पे आएगा। अब b हमने डायरेक्ट 6% नहीं लिखना होता, आपको पता है। हमने इसको सॉल्व करना है, डिक्रीज हो रहा है तो 100 में से पहले 6 को माइनस करेंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 94। फिर डिवाइड करेंगे 100 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.94। इसको हम b की जगह पे लिख देंगे। उसने कहा था 8 ईयर्स का प्रॉफिट बता दो, तो हम x की जगह पे 8 लिख देंगे। ये हमारी बन गई इक्वेशन। क्वेश्चन ए हमारा कंप्लीट है। अब हम क्वेश्चन बी को सॉल्व कर लेते हैं। 0.94 ये साइन आपने यूज करना है कैलकुलेटर पे। पावर का ये पावर है 8, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.60। 25,000 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ गई है 15,000। ये आ गया हमारा राइट आंसर। बी में उसने पूछा था व्हाट विल बी द प्रॉफिट इन 18 ईयर्स। $15,000 उसको प्रॉफिट होगा इन 8 ईयर्स में। हालांकि ऊपर उसने कहा है कि मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो रहा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वो ऊपर वो ये कह रहा है कि मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होता रहा, तो मुझे ये बताओ कि 8 ईयर में मुझे कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ नेवाडा कैन बी मॉडल्ड बाय। अब ये हमें इक्वेशन दी गई है where t is the number of years since 1990। एक क्वेश्चन में वो हमसे पूछ रहा है what was the population in 1990। 1990 में पॉपुलेशन क्या थी, by what percent did the population increase by each year। और हमने उसको रेट ऑफ इंक्रीज भी बताना है कि किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है ईच ईयर। अब हमें पता है कि जी ये ए की वैल्यू होती है और ये बी की वैल्यू हमें बताएगी रेट ऑफ इंक्रीज और ए की वैल्यू होती है इनिशियल वैल्यू। इट मींस ए का आंसर है 6191, क्योंकि इनिशियल वैल्यू होती है जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वही पहले होती है ना वैल्यू। आपको याद होगा जब हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया था इस वीडियो में, उसमें उसने कहा था 2015 के बिगनिंग में 14,000 पॉपुलेशन है, तो हमने उसको एक ही जगह पे ही देखा था ना ऑप्शंस में। इधर उसने आपको इक्वेशन दे दी है और वो क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू से 1.04। हमने अभी पीछे डिस्कशन की कि पॉइंट से आगे जितने भी वैल्यू है वो हमारा रेट ऑफ इंक्रीज है। 4% इंक्रीज हुआ है। हमने इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना क्योंकि एग्जामिनर ने हमसे छोटे पॉइंट्स ही पूछे हैं। ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो चाहे तो आपसे इक्वेशन बना भी ले और सॉल्व करने को भी कह सकता है, चाहे तो वो आपसे छोटे छोटे पॉइंट्स पूछ ले। एग्जामिनर आपसे जितना पूछे आपने उतना ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन भी बनानी है और सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन 1985 देयर वर 285 सेल फोन सब्सक्राइबर्स इन द स्मॉल टाउन ऑफ सेंटर विला। अब ये देखें, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक इक्वेशन बना दूं y इक्वल 285 और यहाँ पे b की वैल्यू लिख दूं। इक्वेशन मैंने आपको दे दी और मैं आपसे कहूँ जी मुझे बताओ इन 1985 में कितने सेल फोन सब्सक्राइबर थे, तो आप क्या कहेंगे? आप सिंपल a की वैल्यू को देखेंगे, 285 है तो आप कहेंगे जी 285 सेल फोन सब्सक्राइबर थे 1985 में। सेम इसी तरह इस क्वेश्चन में हुआ है। उसने आपको इक्वेशन दी है और आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जी मुझे बताओ पॉपुलेशन क्या 1990 में। अब आपको समझ लगी कि मैंने क्यों ए का आंसर 6191 लिखा था। वो आपको इन्हीं चीजों में घुमाएगा। कभी आपसे इनिशियल वैल्यू का पूछ लेगा, कभी आपको बता देगा। तो जो स्टेटमेंट में पहले वैल्यू आती है वो इनिशियल वैल्यू होती है। आगे अब हम बी को सॉल्व करते हैं। द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर इंक्रीज्ड बाय 75% पर ईयर। कह रहा है जी 75% पर ईयर इंक्रीज होते हैं सब्सक्राइबर। आफ्टर 1985 हाउ मेनी सेल फोन सब्सक्राइबर वर इन सेंटर विला इन 1994। सबसे पहले तो हम बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। 75% इंक्रीज इट मीन 100 प्लस 75 175 divided by 100 1.75। अब हमें पता है जी b के ऊपर रेस टू पावर x होता है। मैंने आपको बताया था x की जगह पे टीयर्स आ सकते हैं, आर्स आ सकते हैं, मिनट्स आ सकते हैं। अब यहाँ पे उसने कहीं पे भी डायरेक्ट नहीं बताया कि इतने ईयर्स हैं। ये देखें वो कह रहा है इन 1985 में उसके सेल फोन सब्सक्राइबर थे 285 और मुझे ये बताओ हाउ मेनी सेल फोन सब्सक्राइबर वर इन सेंट्रल विला इन 1994। 1994 तक हमने बताना है और डिफरेंस कितना है 1985 से 1994 तक 9 इयर्स का। 9 हम इधर लिख देंगे x की जगह पे। अब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे। 1.75 अब इसकी पावर है 9 तो आपने कैलकुलेटर पे ये साइन प्रेस करना है। पावर 9 तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 153.93। इसको आप मल्टीप्लाई कर दें 285 के साथ तो आपके पास सेल फोन सब्सक्राइबर आ जाएंगे। 285 मल्टीप्लाई 153.93 43,870 सब्सक्राइबर होंगे उसके पास इन 1994 में, अगर हर साल 75% इंक्रीज हो। अब आप देखें हमने इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन भी बनाई है और उसको सॉल्व भी किया है। जिस बच्चे को इक्वेशन बनानी आ गई है ना एक्सपोनेंशियल की, उसको सब कुछ आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि ईयर्स नहीं होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। An adult takes 400 mg of ibuprofen. Each are the amount of ibuprofen in the person's system decreases by about 29%. How much ibuprofen is left after 6 hours? अब ये देखें आर्स आ गए हैं। मैंने आपको क्या कहा था, ये उसकी मर्जी है, चाहे वो ईयर्स दे दे चाहे वो आपको आर्स दे दे। आपको पता होना चाहिए कि आर्स हैं, टीयर्स हैं, मिनट्स हैं, ये एक्स की जगह पे ही आते हैं। इक्वेशन हम बना लेते हैं y इक्वल इनिशियल वैल्यू। अब इस स्टेटमेंट में सबसे पहले कौन सी वैल्यू आई है 400। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में जो वैल्यू है हमने वही इनिशियल वैल्यू लिखनी है। जो कांस्टेंट वैल्यू है ना, जो आपको बता रहा है कि भाईजान ये वैल्यू है, उसको आपने a की जगह पे लिखना है। और जहां पर आप देख रहे हैं ना डिक्रीज आ गया, इंक्रीज आ गया,
इट मीन्स हमने उस वैल्यू को सॉल्व करना है। अब डिक्रीज है 100 में से हमने 29 को पहले सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 71 डिवाइडेड बाय 100 0.71। ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब x की जगह पे हम लिखेंगे 6 क्योंकि उसने हमें डायरेक्ट बता दिया कि भाईजान 6 आवर्स हैं। पीछे उसने हमें डायरेक्ट नहीं बताया था, उसने कहा था 1985 में इतने सेल फोन सब्सक्राइबर हैं, मुझे ये बताओ 1994 में कितने होंगे। तो हमने देखा इसके मिड में कितना डिफरेंस है, तो 9 ईयर्स का था। इधर उसने डायरेक्ट बता दिया भाईजान 6 आवर्स हैं। अब आपने इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करना है। ये साइन प्रेस करना है 0.71 के बाद 0.71 की पावर है 6, हमारे पास वैल्यू आ गई 0.12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 400 के साथ, आपके पास आंसर आ जाएगा 48। It means 48 mg Brufen is left after 6 hours. Right? नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। You have inherited land that was purchased for $30,000 in 1960. The value of the land increased by approximately 5% per year. वो कह रहा है 1960 में जो लैंड उसने परचेज की थी $30,000 की, वो हर साल इंक्रीज हो रही है 5% उसकी जो वैल्यू है। What is the approximate value of the land in the year 2011? कह रहा है मुझे बताओ कि उसकी वैल्यू क्या होगी 2011 में अगर हर साल 5% इंक्रीज उसकी वैल्यू होती रहे। सिंपल हमने इक्वेशन बनानी है, उसको सॉल्व करना है। गैप देख लें कितना ज्यादा है। 1960 में उसने परचेज की है जमीन और 2011 का वो पूछ रहा है। 51 इयर्स का डिफरेंस है। हमने x की जगह पे अब 51 लिखना है। इक्वेशन बना लेते हैं। a की जगह पे आएगी उसकी इनिशियल वैल्यू जो कि है 30,000। b की वैल्यू हमें पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। 5% है 100 प्लस 5 105 डिवाइडेड बाय 100। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस वजह से करवाया है कि आपको दिखा सकूं कि ज्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि वो आपको 10 इयर्स का दे, ये भी हो सकता है वो आपको 51 इयर्स का दे दे, ये भी हो सकता है वो आपको 70 90, ये उसकी मर्जी है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब बी की जगह पे हम ये वैल्यू लिखेंगे 1.05 51। ओके, a मल्टीप्लाई b रेज टू पावर x होता है। 51 इसके ऊपर आएगा, वो उधर थी उसके ऊपर लिखा गया, हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 1.05 रेज टू पावर है उसकी 51, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 12.04। 30,000 को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12.04 के साथ, मेरे पास वैल्यू आ गई 3,61,200। मैंने कहा था अप्रोक्सीमेटली, ये आ गया हमारा राइट आंसर। इट मीन्स कि 2011 में उसकी जो वर्थ है या वैल्यू है वो होगी 3,61,200 51 ईयर्स के बाद। इस तरह आपने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने आपको वो तमाम क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखा दिए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं या वो एग्जाम में आए हुए हैं। बस आपने रूल्स को याद रखना है और क्वेश्चन को फोकस से करना है, और बी की वैल्यू को कभी भी डायरेक्ट नहीं लिखना। इंक्रीज है तो ऐड 100 देन डिवाइडेड बाय 100, और अगर डिक्रीज है सब्ट्रैक्ट 100 देन डिवाइडेड बाय 100। बस आप ये याद रखें तो हर क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे।
एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डिके का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो देखने के बाद एक्सपोनेंशियल के तमाम क्वेश्चंस की समझ आ गई है तो आप मेरे YouTube चैनल जान एकेडमी को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको प्रॉब्लम हो रही है एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करने में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।